कंधार से निकाला हुआ एक व्यक्ति अमीर अली, जिसने जैसलमेर के शासक लूणकर्ण या लूणकर्ण जिनको कहा जाता है, उनसे दोस्ती की और बाद में फिर षड्यंत्र करके महिलाओं के वेश में किले में घुस गया, जैसलमेर के जैसानगढ़ में घुस गया। और जिसका परिणाम हमको देखने को मिलता है जैसलमेर के तीसरे शाके के रूप में, जिसको जैसलमेर का अर्ध शाका या ढाई शाका कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम इस विषय पर तो बात करेंगे ही। इसके अतिरिक्त रावण लूणकर्ण की वो पुत्री जिन्होंने विवाह की पहली रात ही अपने पति से अपने को अलग कर लिया था और जीवन भर रूठी रानी के नाम से जानी गई। 26 साल अपने पति से अलग रहने के बाद अंततः अपने पति की मृत्यु के बाद उन्होंने भी अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, सती हो गई थी उस समय। इसके अलावा जैसलमेर के शासक रावल हरराज या हर्राय, जिनके शासनकाल के दौरान जैसलमेर और मुगलों के मध्य संबंध स्थापित हुए, उस विषय पर भी हम बात करेंगे। अकबर के नागौर दरबार की भी हम बात करेंगे। तो ये प्रमुख विषय रहेंगे हमारे इस वीडियो के। ये हमारा जैसलमेर रियासत से संबंधित सीरीज का पार्ट 5 है। मैं रमन भारद्वाज, आइए शुरू करते हैं। जैसलमेर के शासक रावण लूणकर्ण, जिनका शासनकाल रहा सन 1528 से और 1550 ईस्वी तक का। इनके शासनकाल की दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। एक तो जैसलमेर का वो शाका जिसको आधा शाका कहा जाता है, या क्रम से अगर हम देखें तो ढाईवां शाका कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जैसलमेर और मारवाड़ के मध्य स्थापित हुआ वो वैवाहिक संबंध जो आगे चलकर कटुता में परिवर्तित हो गया था। तो इन दोनों ही विषय पर हम डिटेल से बात कर लेते हैं। रावण लूणकर्ण के शासनकाल के दौरान सन 1550 ईस्वी में जैसलमेर का ढाईवां शाका हुआ था। दरअसल इससे पहले दो पूर्ण शाके हो चुके थे, जिसमें केसरिया भी हुआ और जौहर की घटना भी हुई। लेकिन इस शाके में केसरिया तो हुआ, जौहर नहीं हो पाया, इसीलिए इसको आधा शाका कहा जाता है और क्रम से अगर हम देखें तो ढाईवां शाका कहा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की वो रियासत जो अपने ढाई शाकों के लिए जानी जाती है, तो जैसलमेर रियासत। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि राजस्थान की वो रियासत जहां पर आधा शाका हुआ, तो जैसलमेर रियासत कब हुआ? 1550 ईस्वी में। किस किस के मध्य युद्ध हुआ? तो रावण लूणकर्ण और कंधार का एक व्यक्ति था अमीर अली, इन दो के मध्य युद्ध हुआ। इसमें विजयी कौन रहा, परिणाम किसके पक्ष में रहा? तो यहां पर भाटियों की विजय रही थी। अब थोड़ा सा मैं और डिटेल से बात कर लेता हूं कि इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। वो हिस्ट्री समझने से बातें लंबे समय तक दिमाग में रहती हैं। दरअसल कंधार का एक व्यक्ति था, कंधार जो वर्तमान में अफगानिस्तान में आता है, वहां का एक धूर्त व्यक्ति था अमीर अली, और उसकी धूर्तता की वजह से ही उसको कंधार से निर्वासित कर दिया गया था, मतलब भगा दिया गया था। वो जैसलमेर में आया और जैसलमेर के शासक से शरण मांगी, तो रावण लूणकर्ण ने उसको अपने यहां पर शरण दे दी और उसको अपना भाई बनाया। अब उसके मन में धूर्तता आई कि क्यों ना इस पूरे जैसलमेर पर ही अधिकार कर लिया जाए। अब अधिकार करने के लिए या तो युद्ध लड़ो, युद्ध लड़ने के लिए आपको बड़ी सेना चाहिए, बड़ी फौज चाहिए, बड़ी फौज उसके पास में थी नहीं। तो फिर दूसरा तरीका क्या कि षड्यंत्र करके जैसलमेर पर अधिकार कर लिया जाए। तो ये दूसरा तरीका उसके लिए ज्यादा आसान था, क्योंकि उसके पास में सैनिक मुट्ठी भर थे। उसने जैसलमेर के शासक से यह कहा कि मेरी कुछ बेगमें हैं, मतलब कुछ पत्नियां हैं, वो आपकी रानियों से मिलना चाहती हैं। अगर आप परमिशन दो तो मैं अपनी बेगमों को आपकी रानियों के पास में भेज देता हूं। तो जैसलमेर के शासक ने परमिशन दे दी और अमीर अली ने अपने सैनिकों को महिलाओं के वस्त्र पहनाकर दुर्ग में प्रवेश करा दिया और वहां पर इन दोनों ही सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें अमीर अली को उसकी सेना के सहित मार गिराया गया। लेकिन जैसलमेर के शासक रावण लूणकर्ण की भी इसमें मृत्यु हो गई और यहां पर योद्धाओं के द्वारा केसरिया किया गया, लेकिन वीरांगनाओं ने यहां पर जौहर नहीं किया था। इसीलिए यह जैसलमेर का आधा शाका कहलाता है। आधा क्यों? जैसा मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं पिछले वीडियोस में कि दो घटनाएं होती हैं युद्ध के समय, एक तो केसरिया और एक जौहर। दोनों घटनाएं होती हैं तो उसको हम पूर्ण शाका कहते हैं, और दोनों में से अगर जौहर ना हो, युद्ध तो होगा ही होगा, जौहर अगर ना हो तो उसको हम आधा शाका कहते हैं। अब विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं जैसलमेर और मारवाड़ के मध्य के जो वैवाहिक संबंध थे। रावण लूणकर्ण की एक पुत्री थी, दरअसल पुत्रियां तो 3 थी लेकिन हम एक की बात करेंगे। उनका नाम था उमादे।
जिनको इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। उमादेही का विवाह सन 1536 ईस्वी के लगभग मारवाड़ के शासक राव मालदेव राठौड़ के साथ में किया गया था और 1536 में ही विवाह की पहली रात ये अपने पति से रूठ गई थी और जीवन भर उनसे रूठी रही और 26 वर्ष बाद सन 1562 ईस्वी में जब मालदेव राठौड़ की मृत्यु हुई तो ये भी मालदेव राठौड़ की पगड़ी के साथ में सती हो गई। मतलब इन्होंने भी उस समय अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। यहां से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन आप ध्यान रखना, उसके बाद थोड़ा मैं डिटेल से इस विषय पर आता हूं। क्वेश्चन पूछा जाता है इतिहास में किसे रूठी रानी के नाम से जाना जाता है? रानी उमादे को। उमादे कहां की राजकुमारी थी? जैसलमेर की। इनके पिता का नाम क्या था? रावल लूणकरण। इनके पति का नाम क्या था? राव मालदेव राठौड़। इसके अतिरिक्त और भी कुछ क्वेश्चंस यहां से निकल कर आते हैं, ये विषय में थोड़ा डिटेल से बता देता हूं, उसके बाद फिर उन क्वेश्चंस को लेते हैं। दरअसल ये जो नाराजगी का कारण बताया जाता है, तो जैसा ख्यातों में लिखा गया है वो बात आपके साथ में साझा करता हूं। ख्यातों में हमको जानकारी मिलती है कि उमादे की एक दासी थी जिसका नाम था भारमली, और उमादे ने मालदेव राठौड़ को अपने पास में बुलाने के लिए भारमली को भेजा। भारमली को कहा कि जाओ और उनको बुला लो, मालदेव राठौड़ को बुला लो। अब भारमली बहुत सुंदर थी और ऐसा लिखा है ख्यातों में कि मालदेव राठौड़ नशे में थे और वो उस रात भारमली के साथ में ही सो गए। इस वजह से उमादे मालदेव राठौड़ से नाराज हो गई और जीवन भर इनसे नाराज रही। अब लेकिन इस प्रकार की घटना की जानकारी जब उमादे के पिता लूणकरण को लगी तो वो मालदेव राठौड़ की हत्या का प्रयास करने लगे, लेकिन मालदेव राठौड़ की हत्या ना हो इसके लिए लूणकरण की जो पत्नी थी, मतलब उमादे की जो माता थी, मतलब मालदेव राठौड़ की जो सासू मां थी, उन्होंने इस बात की जानकारी अपने पुरोहित राघव देव के माध्यम से मालदेव राठौड़ तक पहुंचा दी और इसी वजह से मालदेव राठौड़ और जैसलमेर के शासक रावल लूणकरण के बीच में मनमुटाव बढ़ गया और मालदेव राठौड़ ने उमादे को जोधपुर से हटाकर अजमेर भेज दिया। अजमेर का जो दुर्ग है तारागढ़, वहां पर शिफ्ट कर दिया। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जोधपुर से हटाकर कहां भेजा? तारागढ़ में। तो ये बहुत लंबे समय तक वहां तारागढ़ में रही थी। अब मालदेव राठौड़ ने इनको मनाने का प्रयास भी किया था और बात है 1544 ईस्वी में, 44 ईस्वी की। दरअसल उसका कारण कुछ अलग था, क्योंकि 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने मारवाड़ पर आक्रमण कर दिया था और मालदेव राठौड़ को यह लगा कि कहीं तारागढ़ अजमेर से रानी उमादे को बंदी ना बना लिया जाए, इसीलिए उमादे को वापस मनाकर मारवाड़ में लाने का मालदेव राठौड़ ने प्रयास किया और एक व्यक्ति ईश्वर दास बारहट को भेजा कि आप जाओ और उमादे को मनाकर ले आओ। शुरू में तो उमादे नहीं मानी, लेकिन ईश्वर दास बारहट के काफी समझाने के बाद वो मान गई और तारागढ़ से फिर वो आई कोसाणे, एक स्थान का नाम है कोसाणा, वहां पर उनका डेरा डाला गया। लेकिन बाकी रानियों को जब पता चला कि उमादे वापस आ रही हैं तो बाकी रानियों ने आशा बारहट को भेजा कि जाओ कुछ भी करो, उमादे को वापस मत आने दो। आशा बारहट वहां पर गई और आशा बारहट ने रानी उमादे के सामने एक दोहा पढ़ा और उस दोहे को सुनकर उमादे का स्वाभिमान वापस जाग गया और उमादे वापस मालदेव राठौड़ के पास में नहीं आई और जीवन भर मालदेव राठौड़ से दूर रही। अब आशा बारहट ने ऐसा क्या दोहा पढ़ा था? तो जैसा लिखा गया है वही आपके समक्ष रखता हूं। आशा बारहट ने कहा कि मान रखे तो पीव तज और पीव रखे तज मान, दोह गयंद ने बंद ही एकण खंबे ठान। मतलब अगर स्वाभिमान या मान चाहिए तो पति को त्यागना पड़ेगा और अगर पति चाहिए तो स्वाभिमान को त्याग दो। दोनों खंभों से एक साथ नहीं बंध सकते, दोनों में से एक का ही चुनाव करना पड़ेगा, या तो स्वाभिमान को ले लो या फिर पति को ले लो। तो ये सुनने के बाद रानी उमादे का स्वाभिमान जागा और वो कोसाणे से सीधे चली गई गुंदोज। गुंदोज में जहां पर मालदेव राठौड़ के बड़े पुत्र थे राम सिंह, और ये राम सिंह के पास में ही रही। और बाद में 1562 ईस्वी में जब मालदेव राठौड़ की मृत्यु हुई तो मालदेव राठौड़ की पगड़ी के साथ में ही, ऐसा बताया जाता है, मालदेव राठौड़ की पगड़ी के साथ में ये सती हो गई थी। विषय को और आगे बढ़ाते हैं। अब रावल लूणकरण की जब मृत्यु हुई सन 1550 ईस्वी में, तो लूणकरण की मृत्यु के बाद जैसलमेर के जो अगले शासक बने वो थे रावल मालदेव। कंफ्यूज मत होना यहां पर, जैसलमेर के शासक रावल मालदेव भाटी जो रावल लूणकरण की मृत्यु के बाद शासक बने हैं, और मारवाड़ के शासक का नाम भी था
मालदेव राठौड़, वो थे मालदेव राठौड़ और ये थे मालदेव भाटी। मालदेव भाटी का शासनकाल रहा सन 1561 से और 1550 से और 1561 ईस्वी तक का। मालदेव भाटी के शासनकाल में चर्चा करने को लेकर कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, इसीलिए हम और आगे बढ़ते हैं। और मालदेव भाटी के पश्चात जो अब अगले शासक बने वो थे रावल हर राज, या जिनको रावल हर राय के नाम से जाना जाता है, और इनका शासनकाल रहा सन 1561 से और 1577 ईस्वी तक का। अब रावल हरराज या रावल हर्राय के बारे में हम चर्चा करें तो उससे पहले कुछ क्वेश्चन जो उमादे से संबंधित पूछे जा सकते हैं। एक तो यही क्वेश्चन कि ये लंबे समय तक किस दुर्ग में रही? अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में। तारागढ़ के पश्चात कहां पर आई? कोसाणे में, जो स्थान है कोसाणा, वहां पर आई। और कोसाणा के पश्चात ये कहां पर आई? गुंदोज में आई। गुंदोज में किसके पास में ये रही? मालदेव राठौड़ के बड़े पुत्र राम सिंह के पास में रही। ठीक है। रानी उमादे की मृत्यु कब हुई? सन 1562 ईस्वी में, क्योंकि 1562 ईस्वी में ही मालदेव राठौड़ की मृत्यु हुई थी। खैर, अब विषय रावल हर राज या रावल हर राय के शासनकाल पर आ जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, इनका शासनकाल सन 1561 से और 1577-78 ईस्वी तक का है। तो रावल हर राय या रावल हर राज मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसलमेर के वो शासक जो मुगल शासक अकबर के समकालीन थे, तो रावल हर राज। कुछ किताबों में हर राय देखने को मिलेगा, कुछ में हर राज देखने को मिलेगा, तो मैं हर राज कहूं या हर राय कहूं, आप समझ जाना। अब ध्यान देना कुछ बातें। जैसलमेर रियासत की ओर से ये पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार की और मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए। दरअसल एक दरबार लगाया था अकबर ने, नागौर दरबार, उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ये पूरा विषय समझ में आ जाएगा। सन 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर में एक दरबार लगाया। नागौर जो वर्तमान में राजस्थान का एक जिला है, वहां पर एक दरबार लगाया गया। और यह दरबार अकबर ने आमेर के शासक राजा भारमल के सहयोग से लगाया। अकबर जब वहां पर गया तो वहां अकाल की स्थिति थी और लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए अकबर ने वहां पर एक तालाब का निर्माण कराया, जिसको शुक्र तालाब कहा जाता है। यह भी ध्यान रखना आप बातें। नागौर दरबार का जो उद्देश्य था वो बड़ा अच्छे तरीके से समझ में आता है। राजपुताना के शासकों में अकबर की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए इस नागौर के दरबार का आयोजन किया गया था। दरअसल थोड़ा सा मैं आपको 3 साल पीछे लेकर चलता हूं, यह विषय आपको अच्छे से समझाने के लिए। 1567-68 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, जिसको हम मेवाड़ कहते हैं। और इस समय चित्तौड़ का तीसरा शाका हुआ था। अकबर की सेना वहां पर जीत गई थी और मुगलों का मेवाड़ पर अधिकार स्थापित हो गया था। इस समय मेवाड़ के शासक थे महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह चित्तौड़ को छोड़कर उदयपुर चले गए थे। अब मेवाड़ का अपना एक महत्व हुआ करता था। मेवाड़ उस समय स्वाभिमान का प्रतीक हुआ करता था। मेवाड़ प्रतीक हुआ करता था कि स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कौन मर सकता है, कौन मिट सकता है। तो राजपुताना की बाकी रियासतों के जो शासक हैं, उन सभी की आस्था मेवाड़ के शासक के प्रति हुआ करती थी। लेकिन अब जब अकबर ने मेवाड़ को जीत लिया तो इसका मतलब राजपुताना के बाकी जो शासक हैं उनका नेतृत्व कौन कर रहा था? मेवाड़ रियासत कर रही थी। उससे पहले महाराणा उदय सिंह से पहले महाराणा सांगा तक की मैं बात कर रहा हूं। तो महाराणा सांगा के समय तक मेवाड़ रियासत राजपुताना के शासकों का प्रतिनिधित्व करती थी और महाराणा उदय सिंह के समय भी काफी प्रतिष्ठित रियासत थी। लेकिन अब जब अकबर ने जीत लिया तो फिर बाकी राजपुताना के जो शासक हैं उनको भी यह मैसेज गया कि या तो अकबर से दोस्ती कर लो या फिर तुमको अकबर के साथ में युद्ध लड़ना पड़ेगा। जिस प्रकार मेवाड़ रियासत को जीत लिया गया है उसी प्रकार बाकी रियासतों को भी जीता जा सकता है। अब मेवाड़ के मुकाबले बाकी जो रियासतें थी वो तो छोटी मोटी रियासतें थी, हालांकि बड़ी भी रियासत थी, जैसे आमेर रियासत हो गई, मारवाड़ रियासत हो गई, लेकिन मेवाड़ का अपना एक महत्व हुआ करता था, प्रतीकात्मक एक महत्व हुआ करता था। तो इसीलिए मेवाड़ को जीतने के बाद 3 साल बाद अकबर ने नागौर में वो दरबार लगाया कि अब राजपुताना के जो जो शासक हैं, अगर वो हमसे संधि करना चाहते हैं, अगर अधीनता स्वीकार करना चाहते हैं, तो इस नागौर के दरबार में उपस्थित हो सकते हैं। और वहां पर काफी शासक उपस्थित हुए, जिसमें मुख्य रूप से जैसलमेर के शासक थे रावल हरराज या रावल हर्राय, और ये ऐसे शासक थे जिन्होंने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। इसके अलावा बीकानेर के जो शासक थे राव कल्याणमल,
वो भी उपस्थित हुए थे और अपने 2 पुत्रों के साथ में राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ के साथ में वो उपस्थित हुए थे। इसके अतिरिक्त ये भी ध्यान रखना कि मारवाड़ के जो शासक थे राव चंद्रसेन, मालदेव राठौड़ की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र, छोटे पुत्र चंद्रसेन अगले शासक बने थे और इसी बात को लेकर मारवाड़ में विवाद हुआ था, जिसका पूरी डिटेल मैं मारवाड़ रियासत के लेक्चर में आपको दे चुका हूं। तो मारवाड़ के जो शासक थे राव चंद्रसेन, वो भी नागौर दरबार में आए थे। उनके भाई, बड़े भाई राम सिंह भी आए थे और उदय सिंह भी वहां पर उपस्थित हुए थे, लेकिन राव चंद्रसेन ने अपनी स्थिति को सम्मानजनक नहीं पाया, इसीलिए अकबर की अधीनता स्वीकार किए बगैर ही वो वापस वहां से लौट गए और जीवन भर अपनी मृत्यु तक उन्होंने मुगल शासक अकबर के साथ में संघर्ष जारी रखा। खैर, हमारा विषय अभी जैसलमेर रियासत चल रहा है, तो जैसलमेर के शासक रावल हर्राज वहां पर उपस्थित हुए और कौन कौन मुख्य शासक थे ये मैंने आपको बताया। कुछ बातें और ध्यान रखना, अकबर के द्वारा जैसलमेर के शासक हर्राज को फलोदी की जागीर दी गई थी। इसके अलावा पोखरण भी आप ध्यान रखना। वैसे पोखरण बहुत ऐतिहासिक महत्व का है, हम जानते हैं पोखरण में हमारे जो परमाणु जो टेस्ट हुए थे, न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे, वो पोखरण में हुए थे। एक 1974 में इंदिरा गांधी के समय और एक 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय। तो ये जो पोखरण है ये पहले मारवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था, लेकिन मारवाड़ के जो शासक थे रावचंद्र सेन, वो जब अकबर के साथ में संघर्ष कर रहे थे, निरंतर युद्ध लड़ रहे थे, तो उसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी और सेना का खर्चा उठाने के लिए भी उनके पास में पैसा नहीं था। तो इसीलिए अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए रावचंद्र सेन के द्वारा अपने अमूल्य रत्नों तक को बेचना पड़ गया था। अब यह भी देखो सोचने की बात है कि अकबर की अधीनता स्वीकार करने की बजाय रावचंद्र सेन ने संघर्ष के मार्ग का ही चुनाव किया, अपने रत्नों को बेच दिया, आभूषणों तक को बेच दिया कि सेना का खर्चा उठा सकें, लेकिन संघर्ष करना है, अधीनता स्वीकार नहीं करनी है। खैर, ध्यान आपको यह रखना है कि रावचंद्र सेन ने पोखरण को उधार के बदले, कर्ज के बदले जैसलमेर को दे दिया था, कि जैसलमेर के शासक को दिया था रावल हर्राय या रावल हर्राज को कि आप पोखरण रखो, इसके बदले मुझे पैसा दे दो, जब पैसा मेरे पास आएगा तो मैं पैसा देकर वापस पोखरण आपसे छुड़ा लूंगा। तो यह ध्यान रखना, रावल हर्राज के समय भाटियों का पोखरण पर अधिकार हो गया था। और फलोदी कैसे मिला था? अकबर ने फलोदी की जो जागीर है वो रावल हर्राज को दी थी। इसके अलावा कुछ और बातें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जैसलमेर के शासक हर्राज के समय जैसलमेर का साहित्य के क्षेत्र में काफी विकास हुआ था और इनके द्वारा कुछ रचनाएं भी लिखी गई हैं, जिसमें प्रमुख रूप से है पिंगल शिरोमणि काव्य शास्त्र। पूछा जाता है कि पिंगल शिरोमणि काव्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो जैसलमेर के शासक हर्राज के द्वारा। इसके अलावा आपने ढोला मारू की कहानी जरूर सुनी होगी। तो ये जो साहित्य है ढोला मारूरा दूहा, इसकी रचना भी इनके शासनकाल में हुई थी। इसके अलावा इनके कुछ प्रसिद्ध दरबारी थे जिनके नाम पूछ लिए जाते हैं, और वो दरबारी हैं रत्नुचारण, कुशल लाभ और डूंगरसी। नाम ध्यान रखना, डूंगरसी, रत्नुचारण और कुशल लाभ। इसके अलावा इन्होंने कुछ निर्माण करवाए थे, जैसे खाबड़ियों की हवेली और मालिया महल। तो सन 1577-78 ईस्वी में रावल हर्राज की मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु के पश्चात रावल भीम जैसलमेर के अगले शासक बने थे। और अब आगे जैसलमेर में क्या हुआ, इस पर हम चर्चा करेंगे जैसलमेर रियासत के इतिहास की सीरीज के पार्ट 6 में। जय हिंद।